जस्टिस युवाओं की होप्स और डिजायर्स के साथ साथ उनके ब्रोकन ड्रीम्स और अनफुलफिल्ड प्रोमिसेस की पीड़ा को भी दर्शाती है। टीन एजर्स की इमेजिनेशन एंड हीरो वर्शिपिंग के साथ साथ यह मानवीय रिश्तों की पेचीदगियों से भी जूझती है। इस कहानी का मुख्य विषय हीरो वर्शिपिंग और इमेजिनेशंस ऑफ टीनेजर्स मीन्स डे ड्रीमिंग ऑफ टीनेजर्स। किशोर अक्सर बेतुकी उम्मीदें रखते हैं, खासकर अगर उनके परिवार मुश्किल में हों। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक युवा की सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि उसके द्वारा चुनी गई नौकरी पर गहरा प्रभाव डालती है। अगर कल्पनाएं किसी व्यक्ति की पहुंच से बहुत ज़्यादा बाहर हों तो इसका परिणाम दुखद हो सकता है। हम इस कहानी में इसके मेन कैरेक्टर्स को हवाई किले बनाते देखते हैं, जो कि एक व्यर्थ की गतिविधि है। कहानी एक किशोरी सोफी और उसके परिवार और दोस्तों के इर्द गिर्द घूमती है। वह एक डे ड्रीमर है जो हमेशा अमीर और समृद्ध बनने के सपनों में खोई रहती है, जबकि असल में वह एक बिस्किट फैक्ट्री में काम करती है। कहानी में अचानक मोड़ तब आता है जब सोफी एक प्रसिद्ध फुटबॉलर डैनी कैसी से मिलने की एक अजीबोगरीब कल्पना करती है। वह अपने भाई के सामने एक कहानी भी गढ़ती है कि कैसी उससे किए गए वादे के अनुसार एक निश्चित दिन उससे मिलने आएगा। कहानी दो किशोर लड़कियों सोफी और जैन्सी के बीच बातचीत से शुरू होती है। सोफी कल्पना की दुनिया में रहती है, जबकि जैन्सी उसके जस्ट विपरीत है। सोफी एक दिन बुटीक की मालिक होने की कल्पना करती है, एक ऐसी जगह जहां पर फैशनेबल कपड़े बेचे जा सकें। जैन्सी को लगता है कि बुटीक खोलने के लिए बहुत सारे पैसों की ज़रूरत होती है। वह उसे यह भी बताती है कि इतनी रकम बचाने में उसे लंबा समय लगेगा। इस पर सोफी जवाब देती है कि वह एक मैनेजर के रूप में काम करेगी और जब पर्याप्त पैसा बचा लेगी तो एक बुटीक खोलेगी। उसे जैन्सी ने टोकते हुए कहा कि कोई भी उसे सीधे मैनेजर के पद पर नहीं रखेगा। सोफी अपनी योजना बदल देती है और एक मैरी क्वांट की तरह एक फैशन आइकन बनने का फैसला करती है। जैन्सी एक यथार्थवादी लड़की है। वह जानती है कि वास्तव में वे बिस्किट कारखाने में सिर्फ लेबर हैं। सोफी के विचार अनुसार वह दुखी हो जाती है जब वे सोफी की गली में पहुंचते हैं। जैन्सी उनके जीवन की वास्तविकता को समझाने की कोशिश करती है। वह उसे बताती है कि जिस कारखाने में वे काम करती हैं वहां से उन्हें ज़्यादा कुछ नहीं मिलता, और वह उसे ये भी बताती है कि उसके पिता भी उसकी नौकरी छोड़ने की अनुमति नहीं देंगे। दूसरी ओर सोफी अभी भी अपने सपनों में खोई हुई है। वह कहती है कि वह एक अभिनेत्री बनेगी क्योंकि इसमें बहुत पैसा मिलेगा, और वह साइड में एक बुटीक का बिजनेस चलाएगी क्योंकि अभिनेत्रियों को पूरे समय काम नहीं करना पड़ता। जब वे दोनों घर पहुंचते हैं, सोफी अपने घर के अंदर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। जैन्सी बारिश में अकेली रह जाती है। सोफी अभी भी वही वाक्य बुदबुदा रही है कि अगर पैसे मिलेंगे तो वह एक बुटीक खोलेगी। सोफी के पिता शेफर्ड पाई खा रहे हैं। उनका चेहरा गंदगी और पसीने से सना हुआ है। उसके छोटे भाई डेरेक ने अपने पिता से कहा कि सोफी सोचती है कि पैसे पेड़ पर उगते हैं। उसे भी लगा कि सोफी रियलिस्टिक गर्ल नहीं है। उसकी माँ, जो काम में व्यस्त हैं, गहरी सांस ले रही हैं। सोफी ने उन्हें रसोई में काम करते हुए देखा। उसके माँ के कंधे झुके हुए थे
और उन्होंने अपनी पीठ पर एक एप्रन बांध रखा था जो कि सही आकार का नहीं था। शायद वह अपने ऊपर काम के भारी बोझ के कारण ऐसी दिख रही थीं। अंधेरा हो रहा था और घर पूरा भाप से भरा था। रसोई कूड़े से अस्त व्यस्त थी। सोफी बहुत असहज महसूस कर रही थी, इसलिए वह अपने भाई जियोफ के पास चली जाती है। जियोफ अगले कमरे में घुटने टेके कालीन पर बैठा हुआ था। वह अपनी मोटरसाइकिल का कुछ हिस्सा ठीक कर रहा था। वह एक प्रशिक्षु मैकेनिक था जिसने 3 साल पहले अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। उसे काम की तलाश में लंबी दूरी तय करनी पड़ती थी। सोफी को कभी-कभी अपने भाई के बारे में संदेह होता था, क्योंकि वह अपने जीवन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करता था। इसलिए वह हमेशा अपने भाई की जीवन शैली के बारे में कल्पना करती रहती थी। उसे उसकी चुप्पी से बहुत जलन होती थी, क्योंकि वह हर उन जगहों के बारे में जानना चाहती थी जहां उसका भाई जियोफ जाता था। उसने सोचा कि वे शहर के कुछ दूर के स्थान या शायद कोई ग्रामीण इलाका हो सकता है। ये सभी विचार इतने आकर्षक थे क्योंकि वे उसकी पहुंच से बहुत दूर थे। क्योंकि सोफी एक दीवा स्वप्नदर्शी लड़की थी, तो वह हर समय कल्पनाओं में खोई रहती थी। सोफी ने अपने भाई के निजी जीवन की कल्पना की। उसने सोचा कि उसका भाई अपने जीवन के बारे में कभी बात नहीं करता, लेकिन हो सकता है कि वह कुछ ऐसे लोगों को जानता हो जो बहुत ही इंटरेस्टिंग हो, और वह उन लोगों से मिलना चाहती थी। हालांकि वह जानती थी कि उसके भाई के ज़्यादा दोस्त नहीं हैं, फिर भी उसे लगता था कि हो सकता है कि उसके कुछ खास दोस्त हों। इसलिए कभी-कभी वह चाहती थी कि काश वह अपने भाई के करीब आ पाती, ताकि वह उसे अपने साथ बाहर ले जाता। वह जानती थी कि उसके पिता उसे ऐसा करने की इजाज़त कभी नहीं देंगे। उसका भाई भी उसे बाहर ले जाने लायक नहीं समझता था, लेकिन वह बेचैन हो जाती है और बाहर जाना चाहती है, क्योंकि उसे लगता था कि वहाँ भी उसे अपने शहर की तरह आराम मिलेगा। इसलिए खुद को वह जियोफ के साथ सवारी करते हुए कल्पना करती है। जियोफ ने एक चमकदार काली जैकेट पहनी हुई थी और उसने सीधी सुंदर सी पीली पोशाक और एक स्टॉल लिया हुआ था। जब वे मोटर चला रहे थे, उसने सपना देखा कि जब वह अपने भाई के साथ साइकिल चला रही थी, तो लोग ताली बजाकर उसका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। उसका भाई मोटरसाइकिल के तेल वाले हिस्सों को देखकर परेशान लग रहा था। वह इसे ठीक करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके सारे प्रयास बेकार गए। सोफी ने कहा कि वह एक प्रसिद्ध फुटबॉलर खिलाड़ी डैनी कैसी से मिली थी। उसके भाई ने अचानक उसकी तरफ देखा और उससे पूछा कि वह उससे कहाँ मिली थी। उसने कहा कि वह एक गैलरी में थी। जब उसने डैनी कैसी को देखा और डैनी कैसी उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। जियोफ को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसने सोफी से पूछा कि क्या यह बात उसने उसके पिता को बताई। तो सोफी कहती है कि वह यानी अपने सबसे बड़ा राजदार अपने भाई जियोफ को समझती है और इसलिए वह अपने सारे रहस्य उसे बताती है। तभी जियोफ उससे पूछता है कि वह उसे कहाँ मिली थी। तो सोफी ने जियोफ को बताया कि वह उसे रॉयस बुटीक में मिली थी और उन दोनों के पास कागज और पेन ना होने के कारण सोफी डैनी कैसी का ऑटोग्राफ नहीं ले पाती है। तभी जियोफ उससे पूछता है कि उसका रंग रूप कैसा था। तो सोफी उसे बताती है कि उसकी हरे रंग की कोमल आँखें थीं। जब दोनों भाई बहन आपस में बातचीत कर रहे थे, उसके पिता कमरे में दाखिल होते हैं
और वह नहाकर साफ और चमकदार दिख रहे हैं। उन्होंने अपना टेलीविज़न चालू किया और सोफ़ी के छोटे भाई डेरेक का जूता अपनी कुर्सी से सोफे पर रखकर कुर्सी पर बैठ गए। कुर्सी पर बैठते ही जियोफ ने उन्हें बताया कि सोफ़ी डैनी कैसी से मिली थी। यह सुनकर उसके पिता सोफ़ी की तरफ घृणा से देखते हैं क्योंकि उनको सोफ़ी की बात पर विश्वास नहीं हो रहा है और जियोफ ने स्पष्ट किया कि यह सच है। फिर पिता ने उन्हें बताया कि वह एक ऐसे व्यक्ति को जानते थे जो टॉम फिनी को बहुत पहले से जानता था। टॉम फिनी एक अनुभवी महान फुटबॉलर थे। उन्होंने बड़े सम्मान से उनका नाम लिया। जियोफ ने माना कि उनके पिता ने उन्हें यह बात पहले भी बताई थी। वे आपस में फुटबॉल खिलाड़ियों की चर्चा कर रहे थे। पिता ने उन्हें लगता है कि एक दिन कैसी फिनी जितना अच्छा बन सकता है। जियोफ और सोफ़ी में से किसी ने उत्तर दिया कि कैसी पहले से ही बेहतर है क्योंकि वह बहुत प्रतिभाशाली है, लेकिन उनके पिता इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि वह बहुत छोटा है और चूंकि एक युवा फुटबॉलर के लिए बहुत सारे विकल्प हैं, इसलिए उसे कड़ी मेहनत करनी चाहिए। जियोफ अपने पिता से सहमत नहीं था और उसने कहा कि वह सर्वश्रेष्ठ टीम और सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ियों के साथ था। इस बीच सोफ़ी ने उन्हें बताया कि कैसी एक नई दुकान खरीदने जा रहा है। उसके पिता ने उसे गुस्से से देखा और उससे पूछा कि यह उसे कहाँ से पता चला, क्योंकि उसके पिता को शक था कि यह उसकी एक कल्पना है। तभी उसके भाई ने बीच में टोका और कहा कि सोफ़ी डैनी कैसी से मिली थी। उसके पिता ने सोफ़ी को चेतावनी दी कि ऐसी कोरी कल्पनाएं उसको परेशानी में डाल सकती हैं। जियोफ का कमरा फुटबॉल खिलाड़ियों की तस्वीरों से भरा हुआ था और उसमें एक कैसी की भी तस्वीर थी जिसको एक असाधारण गुणों वाले एक युवा आयरिश व्यक्ति के रूप में वर्णित किया गया था। सोफ़ी अपने भाई को एक और रहस्य बताया, लेकिन इस शर्त पर कि वह उसे अपने पिता से नहीं बताएगा। तभी सोफ़ी उसे बताती है कि जब उसकी मुलाकात डैनी कैसी से हुई थी तो वह अपने छोटे भाई के कारण कागज़ और पेन की अनुपस्थिति में डेरेक के लिए ऑटोग्राफ नहीं ले पाती है, जिसकी वजह से डैनी केसी उससे वादा करता है कि वह उससे अगली मुलाकात करेगा और अगली मुलाकात में वह उसे ऑटोग्राफ देगा। शनिवार को सोफ़ी उसके पिता और उसके दोनों भाइयों के साथ अपनी पसंदीदा टीम यूनाइटेड का फुटबॉल मैच देखने गए। उनके लिए यह नियमित बात थी कि क्योंकि वे सभी फुटबॉल के बड़े प्रशंसक थे। सोफ़ी, डेरेक और उसके पिता गोल पोस्ट के पास रुके और जियोफ अपने दोस्तों के साथ मैच देखने ऊपर गया। टीम यूनाइटेड ने 2-0 से मैच जीत लिया। दूसरा गोल डैनी कैसी ने बड़ी कुशलता के साथ किया। सभी बहुत खुश थे। सोफ़ी इतनी खुश थी कि उसके चेहरे पर चमक साफ दिखाई दे रही थी। जियोफ भी बहुत उत्साहित था। मैच के बाद सोफ़ी के पिता पब गए, इसलिए सोफ़ी अपने छोटे भाई डेरेक को लेकर घर वापस आ गई। डेरेक ने अपनी माँ से कहा कि इस बार आयरलैंड विश्व कप जीतेगा। जेंसी ने सोफ़ी से पूछा कि वह हर जगह क्या बता रही है। सोफ़ी ने आश्चर्य से उससे यह सवाल पूछने का कारण पूछा। तब उसने बताया कि उसके भाई जियोफ ने जेंसी के भाई फ्रैंक को बताया था कि सोफ़ी की मुलाकात डैनी कैसी से हुई थी। सोफ़ी को गुस्सा आया क्योंकि उसने कभी भी सोचा नहीं था कि उसका भाई उसका राज उजागर कर देगा। वह बहुत चिंतित थी क्योंकि जेंसी को पूरे मोहल्ले के साथ राज साझा करने की आदत थी, जो वह नहीं चाहती थी। सोफ़ी को जियोफ के व्यवहार पर गुस्सा आया। सोफ़ी ने जेंसी को समझाया कि यह उसका रहस्य था और वह इसे साझा नहीं करना चाहती थी
क्योंकि फिर लोग उसके घर के बाहर लाइन लगाकर पूछने लगेंगे, उसके पिता इस पर उसे मार डालेंगे। जैंसी यह सुनकर हैरान हो गई, क्योंकि उसने सोचा था कि यह सुनकर उसके पिता खुश होंगे, लेकिन सोफी ने उसे बताया कि ऐसा नहीं है। पड़ोसियों का लगातार शोरगुल उसकी माँ को भी परेशान कर सकता था। उसे एहसास हुआ कि जैंसी हर एक चीज़ के बारे में पता नहीं है, इसलिए उसे खुशी हुई कि उसके भाई ने उसके राज का कुछ हिस्सा गुप्त रखा। फिर उसने उसे बताया कि वह डैनी कैसी से मिली तो थी और उसने ऑटोग्राफ मांगा था, लेकिन दोनों के पास कलम और कागज ना होने के कारण वह उसे नहीं मिल सका। उसने जैंसी को यह भी बताया कि उसके पिता ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। अंधेरा होने के बाद सोफी एक जल मार्ग के किनारे एक सुरक्षित रास्ते से गुजरी। यह शोरगुल वाले शहर से बहुत दूर था। वह बचपन में यहीं खेला करती थी। वह एक लंबे एल्म के पेड़ के नीचे एक लकड़ी की बेंच पर बैठ गई। उसके अनुसार प्रेमियों के मिलने के लिए यह एकदम सही जगह थी। वह वहां बैठ गई और डैनी कैसी का इंतजार करने लगी। वह कैसी के उससे मिलने आने की कल्पना में खो गई। थोड़ी देर बाद उसे एहसास हुआ कि वह नहीं आ रहा है और सिर्फ यह उसकी कल्पना है। सोफी के मन में कई विचार आए। उसने डैनी के आने का इंतजार किया, लेकिन वह उससे मिलने नहीं आया। उसके अंदर गहरा दर्द था। उसने सोचा कि लोग उसकी कहानी पर विश्वास नहीं कर रहे हैं। अगर डैनी कैसी आ जाए तो वह उन्हें बता सकेगी कि वह झूठ नहीं बोल रही है और सच में उसकी मुलाकात डैनी से हुई है। उसने फिर सोचा कि सबको खुद पर यकीन दिलाना कोई आसान काम नहीं है। इतने सारे विचार उसके मन में आते रहे। उसे लगा जैसे उसके अंदर कई बदलाव हो रहे हैं। यह सब बहुत दर्दनाक था और वह अब यहाँ से जाना चाहती थी। सोफी उदास हो गई। उसे लगा कि डैनी के उससे मिलने ना आने का बोझ सहना उसके लिए बहुत मुश्किल है। वह उसका इंतजार कर रही थी, हालांकि वह जानती थी कि वह कभी नहीं आएगा। उसे यह भी चिंता थी कि लोग उस पर शक करेंगे और उसकी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। उसने यह भी सोचा कि ज्योफ यह जानकर दरवाज़ा जोर से पीटेगा कि डैनी उससे मिलने नहीं आया। इसलिए अब वह बहुत उदास थी। जब वह अपने घर वापस जा रही थी तो उसने पब के सामने अपने फादर की साइकिल खड़ी देखी। उसे खुशी हुई कि घर पहुंचकर उसे अपने पिता का सामना नहीं करना पड़ेगा। सोफी जब अपने घर लौट रही थी तो वह रॉयस बुटीक के सामने से गुजरी, जहां पहले वह डैनी कैसी से मिली थी। उसने डैनी कैसी से मिलने की कल्पना की थी। उसने फिर से डैनी से मिलने की कल्पना की। उसने फिर से उससे बातचीत शुरू करने की कोशिश की और पूछा कि क्या वह डैनी कैसी है, और उसका ऑटोग्राफ भी मांगा। जब उसने ऑटोग्राफ मांगा तो दोनों को एहसास हुआ कि उनमें से किसी के पास कलम या कागज नहीं था। उसे अपने भाइयों के लिए दुख हुआ। जब कैसी चला गया तो वह वहीं खड़ी रही, उसकी मधुर आवाज़, हरी आँखों और मासूमियत और उसकी प्रतिभा के बारे में सोचती रही। फिर उसकी कल्पना उसे उस फुटबॉल मैच की याद दिलाती है जो उसने पिछले शनिवार को अपनी परिवार के साथ देखा था। उसने डैनी कैसी को इतने वीरतापूर्ण तरीके से गोल करते हुए देखा कि उसे फुटबॉल के मैदान में एक विस्फोट सा महसूस हुआ। वह यूनाइटेड टीम की जीत और अपने हीरो डैनी कैसी की वीरतापूर्ण प्रदर्शन से बेहद खुश थी, क्योंकि सोफी एक डे ड्रीमर थी और इस लघु कथा का अंत भी उसकी कल्पना के साथ खत्म होता है।